हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड पे भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। गाइज, एक सीरीज शुरू की है स्पीड रूल्स की। बेसिकली यहाँ पर मैं वो सारी बातें, वो सारे कंफ्यूजन्स आपको बारीकी से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप शॉर्ट हैंड को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, क्या क्या चीजें होती हैं जो आप फॉलो करें जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, क्योंकि बेसिकली यही सब होता है जो हमें बाउंड करता है, हमारी स्पीड को बाउंड करता है, प्लस हमें प्रॉपर सक्सेसफुल स्टेनोग्राफर नहीं बनने देता। तो कोशिश यही है कि आप इन सब चीजों को समझें और वीडियो पूरा देखें, बिकॉज जो भी रूल्स, जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ उसमें बेसिकली कोशिश यही करती हूँ कि आपको चीजें, जो भी कंफ्यूजन होते हैं ना, छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं माइंड में, लाइन कैसी बनानी है, क्या इफेक्ट पड़ता है लाइन का, क्योंकि आप किसी भी सोर्स से सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन सीखें, आप ऑफलाइन सीखें, सोर्स कोई भी हो सकता है, बट हर सोर्स का मोटिव ये होना चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ठीक है, आप उन आउटलाइंस को समझें, उन वर्किंग कंसेप्ट को समझें, उन रूल्स को समझें, जिससे कि आप शब्द को समझ पाए और बहुत आसानी से उसको ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप उसको पूरा देखिए और कोई भी डाउट आता है, इवन आपके मन में किसी भी तरह का शॉर्ट हैंड से रिलेटेड डाउट आता है, प्लीज मुझसे कन्वर्सेट कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका शॉर्ट आउट करूंगी और आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, वीडियोस बनाने का मोटिव भी तो यही है कि आपको एक सही कंसेप्ट प्रोवाइड हो और आपको एक सही डायरेक्शन दे सकूं मैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्या इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनपे हमें वर्क करना है और कोशिश करनी है कि वो हमारी शॉर्ट हैंड की ग्रिपिंग को इंक्रीज कर पाए। तो देखिए, सबसे पहला, अगर हमें आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड में वर्क कर रहे हो, चाहे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड में वर्क कर रहे हो, शॉर्ट हैंड का कंसेप्ट कोई भी हो, ठीक है, द मेन थिंग इज दैट कि अगर आप अपना लिखा हुआ नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपनी आउटलाइंस को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने क्या बनाया है और एक्चुअल में क्या बोला गया था, तो मतलब कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग। आपका पहला स्टेप ही शायद गलत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हम सीखना तो शुरू कर देते हैं। अगर आप ऑफलाइन सीख रहे हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर आपको प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तो वहां पर भी आपको गाइडलाइन दी जाती है, बट हम क्या करते हैं, वीडियो स्किप करने के चक्कर में वो चीजें स्किप कर जाते हैं जो कि हमें माइन्यूटली बताई जाती हैं, जो हमें समझाई जाती हैं। ठीक है, जिनका मोटिव होता है कि आप उसको ढंग से सीखें, समझें और फिर उसको मैनेज करें। तो आज हम उन्हीं चीजों पे वर्क कर रहे हैं। तो जैसे कि जो आप आउटलाइन बनाते हैं आपकी, तो साइज ऑफ आउटलाइन आज का सबसे पहला पॉइंट है, साइज ऑफ आउटलाइन। ठीक है, अब आपकी जो कॉपी होती है ना, इस कॉपी में अप्रोक्स इतनी गैपिंग पर लाइंस मैनेज होती है। सॉरी, मेरी एक थोड़ा तिरछी हो गई, ये इस तरह से लाइंस मैनेज होती हैं। ठीक है, अब आप इन लाइंस पर अपनी शॉर्ट हैंड की आउटलाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, किस तरह से बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सपोज कीजिए, अगर कोई आउटलाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं और आपने ये फोकस नहीं किया, आपने ये माइंड नहीं किया कि इसको बनाना कैसे, तो आप इसको ऊपर भी बनाएंगे, आप इसको लाइन पे भी बनाएंगे, आप इसको लाइन काट के भी बनाएंगे। अब हम अगर प्रैक्टिकल बात करें तो इसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड में इस पूरी लाइन, ये जो जितना गैपिंग आ रहा है ना हमारी लाइन का, इस पूरी लाइन का एक अहम पार्ट होता है। मतलब हमने इस पे साउंड भी डिफाइन किए होते हैं, है ना। तो अगर लाइन ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वो भी प्रैक्टिस टाइम पे लाइन काट के जा रही है, या फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा रफली बनाते चले जाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, तो उन्हें वो एक बर्डन जैसा लगता है, तो क्या करते हैं, वो बनाते चले जा रहे हैं, बनाते, छोटी बड़ी लंबी चौड़ी जैसी बना रहा है वैसी बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज गलत है और ये भी चीज गलत है। प्रॉपर आप किस तरह से आउटलाइन को बनाएंगे, तो देखिए, बेसिकली जब आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है तो उसका मोटिव ये होता है कि आप आउटलाइन का कंसेप्ट समझें। आपका जो हाथ है वो हाथ उस फ्लो को डिफाइन करे। ठीक है, क्योंकि आपने, अब देखिए, अगर मैं हिंदी की कोई भी किसी भी राइटिंग की बात करती हूँ, आप देखते हो ना, सबकी हैंड राइटिंग अलग होती है। कोई ए थोड़ा बड़ा बनाता है,
कोई ए इस तरह से बनाता है, कोई आई इस तरह से बनाता है, कोई ऐसे भी बना देता है। सबका अलग अलग मेथड होता है। किसी की हैंडराइटिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, बट किसी की हैंडराइटिंग हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जो नहीं पढ़ सकते उसका रीजन क्या होता है कि लेटर्स कहीं छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं उनका फ्लो नहीं आ रहा है, सही नहीं बन रहा है। तो कुछ रीजंस होते हैं जिनसे हम उन्हें इजिली पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप जब लाइन पे लिखेंगे तो उस समय पे स्टार्टिंग में लेटर्स ऑन द लाइन होने चाहिए, इस तरह से, ना छोटा ना बड़ा। अब देखिए मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, मैं पूरी लाइन ड्रॉ कर दूंगी, बट मेरे लेटर इक्वल आए हैं, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया कि हमें ड्राइंग नहीं करनी है, बट हमें ये ध्यान रखना है भाई आप अपने हाथ को एक तरह से कहते नहीं टीच कर रहे हैं कि भाई ये लेटर मैं इस तरह से बना रहा हूं और मैं इसे इसी तरह से समझूंगी, ठीक है। तो जब हम उसको ट्रेन कर रहे हैं तो हमें सही बनाना पड़ेगा, ताकि आप इन एनी कंडीशन आप अपने वर्ड को देखें, आप उसको एब्जॉर्ब कर लें कि हाँ मैंने ये कॉन्सोनेंट बनाया होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सोनेंट्स का कंसेप्ट समझें कि आपको वो बनाना कैसे है और कहाँ पर बनाना है। तो बेसिक टाइम पे आप इनको सबको ऑन द लाइन बनाएंगे। कोई भी कॉन्सोनेंट जो आप ड्रॉ करते हैं उसको ऑन द लाइन रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने इसको ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, या फिर लाइन से क्रॉस करके बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लाइन को ऊंचा नीचा छोटा लंबा नहीं बनाएंगे, एक सा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक सा फ्लो रखेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो सपोज कीजिए मैं अगर पी या प बना रही हूं, हिंदी में प बोलते हैं इसको, तो आप कैसे बनाएंगे, पूरी लाइन पे डिफाइन करते जाएंगे और डबलिंग नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। स्ट्रेटली डिफाइन करते जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे पी और प। मतलब अभी मैं चूंकि दोनों शॉर्ट हैंड राइटर्स को बता रही हूँ, तो आप इसको बस समझिए कि अगर मैं पी या प बना रही हूँ तो इसको सिंपली बनाती जाऊंगी और लास्ट में डिफाइन जरूर करूंगी। लोग ये एक माइंड को एक हम मैसेज भेजते हैं, भैया आप स्टार्टिंग में हैं, आप सीख रहे हैं, तो हम माइंड को एक मैसेज क्लिक करते हैं कि दैट इज पी और प, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए 20-25 पेज भरना सफिशिएंट नहीं है, उसको सही वे में समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया है, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट आउट करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। तो होप आप ये समझ गए होंगे कि साइज ऑफ आउटलाइन, लाइन को बहुत ज्यादा छोटा नहीं बनाएंगे कि हमने इतना इतना बना दिया, कहीं हमारा मन हुआ तो हमने बहुत बड़ा बना दिया, फिर छोटा छोटा बना दिया, फिर बहुत बड़ा बना दिया, ऐसा नहीं करेंगे। इक्वल साइज ऑफ लाइन्स, मतलब 50 लाइन भी खींचोगे ना तो एक से बनाने की कोशिश करोगे। और डायरेक्शन याद रखना जरूरी है, जो चार्ट के थ्रू आपको डायरेक्शन बताए हैं वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लाइंस को किस तरह से मैनेज करेंगे और किस तरह से बनाएंगे। तो ये चीज होप आपको समझ में आई होगी कि लाइन का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आप लाइन छोटी बनाएंगे तो रूल चेंज हो जाएगा, आप लाइन बड़ी कर देंगे तो भी रूल चेंज हो जाएगा। तो हैंड को सेट करना है, अपने हाथ को टीच करना है कि भाई मुझे ये ऐसे ही बनाना है, ठीक है, तब बनेगा। आउटलाइन प्लेस या फिर प्लेस ऑफ आउटलाइन। देखिए शॉर्ट हैंड में मैंने जैसा बताया कि इस लाइन पर प्लेस डिफाइन होता है। ये जो लाइन हमने खींची, अगर कोई स्ट्रोक मैं एबव द लाइन बना रही हूं, इट मीन्स यहां पर फर्स्ट प्लेस साउंड है, ठीक है, फर्स्ट प्लेस साउंड। अगर कोई कॉन्सोनेंट मैं ऑन द लाइन बना रही हूं, इट मीन्स यहां पर सेकंड प्लेस साउंड है, पीएस प्लेस साउंड, ठीक है। अगर मैं कोई कॉन्सोनेंट क्रॉस द लाइन बना रही हूं, इट मीन्स यहां पर थर्ड प्लेस साउंड है, ठीक है। अब आप अगर इसको अनसिस्टमेटिक बना रहे हो, कहीं ऊपर बना रहे हो, कहीं नीचे ले जा रहे हो, कहीं उसकी शेप सही नहीं रख रहे हो, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम का आएगी, फ्यूचर में आएगी, क्योंकि उस समय पे जब आपका हाथ ही सही नहीं चल रहा होगा तो आप जो लाइन पे प्लेस डिफाइन किए हुए हैं ना, वो भी नहीं समझ पाएंगे कि वहां पर हमने क्या डिफाइन किया था, उनका कंसेप्ट क्या है, उनको कैसे बनाना था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेस ऑफ लाइन आप डिफाइन कीजिए कि भाई कॉन्सोनेंट अगर कोई साउंड नहीं है, आप बेसिक लर्नर है तो ऑन द लाइन बनाएंगे, आफ्टर दैट
जब हमारे रूल्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो हम उन सभी को अकॉर्डिंग टू द साउंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो साउंड प्लेस बहुत मैटर करता है आपके किसी भी कॉन्सोनेंट में। अगर आप लाइन को छोटा कर देते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में लिंक है, अगर आप लाइन को छोटा कर देते हो तो भी साउंड लगाने में प्रॉब्लम आएगी और रूल भी चेंज हो जाएगा। अगर आप लाइन को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अगर हम अपनी लाइन को बड़ा कर देते हैं तभी भी हमें प्रॉब्लम आएगी। तो द मेन थिंग इज दैट साइज ऑफ लाइन एक्चुअल साइज में बने, सही बने, एंड प्लेस ऑफ आउटलाइन कि उसका प्लेस भी आप सही रखें। क्यों? क्योंकि उस पे साउंड का कंसेप्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट रूल क्या है हमारा। यहां से हम अपनी कॉपी को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। द नेक्स्ट रूल इज वॉबल ऑन आउटलाइन। ठीक है, बॉबल्स ऑन आउटलाइन। देखिए आउटलाइन पे जब भी हम साउंड को प्लेस करते हैं तो उसका जो पॉइंट है वो थोड़ा सही बनाना चाहिए। मतलब अगर फर्स्ट प्लेस की साउंड बना रहे हैं, देखिए मैं अभी किसी पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड का नहीं बता रही हूँ, एक नॉर्मल रूल बता रही हूँ, तो आप इसमें ये मत कीजिए कि इंग्लिश में ये अबव द लाइन जाता है फर्स्ट प्लेस साउंड। मैं सिर्फ आपको प्लेस बता रही हूँ आउटलाइन पे, क्योंकि अलग अलग शॉर्ट हैंड्स के अलग अलग मेथड होते हैं साउंड को यूज करने के। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मेरा पॉइंट आपको क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि साउंड का प्लेस प्रॉपर होना चाहिए, कि अगर ये फर्स्ट प्लेस साउंड है, ये कॉन्सोनेंट बनाया है, इस पे फर्स्ट प्लेस साउंड है, तो इसका फर्स्ट प्लेस यही है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके बता देती हूँ, वहां छोटा हो रहा है। ये कॉन्सोनेंट बनाया है, इसका फर्स्ट प्लेस अगर मुझे डिफाइन करना है तो फर्स्ट प्लेस यही है इसका। ठीक है, इसको यहां नहीं लगा सकते, इसको यहां नहीं लगा सकते, ठीक है, ना इसको यहां लगा सकते। अगर फर्स्ट प्लेस है तो इट मीन्स फर्स्ट प्लेस। अगर आप ये प्लेस, और अगर सेकंड प्लेस साउंड है तो इट मीन्स सेकंड प्लेस यहां पर है, तो हमने यहीं लगाना है। आप इसको यहां नहीं कर सकते, यहां नहीं कर सकते। ये इनिशियल लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने वर्ड्स और अपनी साउंड की लोकेशन को सही डिफाइन कीजिए। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आगे भी देखेंगे, बट आप इसको समझिए कि अगर आप साउंड को सही डिफाइन नहीं करते तो आप वर्ड को पढ़ने में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वर्ड को प्रॉपर पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए साउंड को सही से प्लेस कीजिए। अगर थर्ड प्लेस साउंड है तो मतलब थर्ड प्लेस यहाँ होता है तो यही लगाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रफली साउंड लगा देते हैं। उन्होंने कहा ठीक है यहाँ लगा दी, सॉरी मेरी तो तब भी बहुत सही लगती है, यहाँ लगा दिया। समटाइम दे यूज द साउंड ऑन दैट प्लेस। अभी आप बताइए, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये जो साउंड है, ये साउंड फर्स्ट प्लेस की है या ये साउंड सेकंड प्लेस की है? क्या आप ये डिफाइन कर सकते हैं? बट रफली हम क्या करते हैं, साउंड लगाना है, ठीक है, पढ़ ही लेंगे। ये पढ़ ही लेंगे वाला मेथड नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि आप उसको प्रॉपर पढ़ पाए। तो इसलिए पोजीशन ऑफ साउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई साउंड कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, उसका कंसेप्ट कहाँ है। अगर फर्स्ट प्लेस है तो फर्स्ट प्लेस पे ही रखेंगे, अगर सेकंड प्लेस है तो सेकंड प्लेस पे ही उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट हाउ वेयर यू प्लेस योर साउंड। ठीक है, तो साउंड का प्लेस आप जहां भी रखें प्रॉपर रखें, सही से रखें ताकि समझ में आए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रैक्टिस आउटलाइन्स। ओके, हाउ टू प्रैक्टिस आउटलाइन। आउटलाइन की प्रैक्टिस हम कैसे करें इन एनी शॉर्ट हैंड। जब भी आप आउटलाइन बनाएं, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट आप सही रखें। अगर आप सपोज कीजिए ये नोटबुक थी, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, सॉरी, आप जब इसको बनाएंगे तो आप सिस्टमेटिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे पी बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, आफ्टर दैट हम इसके कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉ कर देंगे इक्वल। हाँ, अब देखिए मैं जितने भी बना रही हूँ सारे इक्वल बनाऊंगी, कभी भी किसी आउटलाइन पे डबलिंग नहीं करेंगे, और लास्ट में भी उस लेटर को डिफाइन करेंगे कि वो लेटर आपने क्या बनाया है। अगर आप एक पेज भी प्रैक्टिस करते हैं, मैंने यहाँ भी आपको बताया है कि ये जो लास्ट में हम लिखते हैं, वी विल अगेन क्लिक टू अवर माइंड दैट इट इज पी। ठीक है,
भाई जब आप अपना माइंड फोकस रख के शॉर्ट हैंड करेंगे ना, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फोकस करने के लिए क्या है, अगर आप मोबाइल लेके बैठे हैं, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, और उसके बाद आप शॉर्ट हैंड भी बना रहे हैं, तो आप उसको प्रॉपर नहीं कर सकते। ठीक है, रूल समझना है देखिए, बट जब प्रैक्टिस करना है तो कुछ मत देखिए, सिर्फ अपनी कॉपी देखिए और अपना वर्किंग कंसेप्ट देखिए, तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर आउटलाइन बनाइए और उसको सही शेप से ड्रॉ कीजिए। आप उसको 1 पेज कीजिए, 2 पेज कीजिए, और रिकॉल जरूर कीजिए बाय चार्ट। जो चार्ट मैंने आपको बताया था, उस चार्ट के थ्रू आप लेटर्स को रिकॉल जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप वहां से शब्दों को समझेंगे ना, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी, आपको लिखना रटना कम पड़ेगा। आप थोड़े से काम में उस चीज को अडॉप्ट कर लोगे, मैनेज हो जाएगा आपके माइंड में। ठीक है, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है आपका कि ग्रामर। ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप शब्द लिख रहे हैं, आप साउंड लगा रहे हैं, आप आगे जितना भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ग्रामेटिकल सेक्शन स्ट्रांग नहीं है कि कहाँ आपको कॉमा लगाना है, कहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है। देखिए, किसी भी एग्जाम में, इन एनी एग्जाम, आइदर रिलेट विद स्टेट और विद सेंटर, एसएससी, कहीं से भी ले लीजिए आप, कहीं भी आपको किसी भी डिक्टेशन में पूर्ण विराम, कॉमा, ये सब चीजें नहीं बोली जाती है। ठीक है, आपको वो सारी चीजें खुद ही एज्यूम करनी पड़ती हैं कि कहाँ पर कॉमा आ रहा है, कहाँ पर पूर्ण विराम आ रहा है, कहाँ पर हमें पैरा चेंज करना है। ठीक है, इस पर भी मैं आपको एक वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड करूंगी। अगर आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं तो गाइस, इतना तो बोल ही सकती हूँ, तो ये चीजें आप मैनेज करेंगे। आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से करें, आप एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हैं, आप जनरल एडिटोरियल पढ़ते हैं, वहां आपको समझना होगा कि कहाँ पर हमने कॉमा लगाना है। या फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो कहीं पर कैप्स होता है, लेटर कैपिटल आता है, या अलग अलग फॉर्मेट यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ज्यूम करनी पड़ेंगी कि ग्रामर कहाँ पर कैसे लगानी है। और आप इसको अदरवाइज नहीं ले सकते, बिकॉज विदाउट ग्रामर आप कम से कम, अगर मैं मिनिमम भी मान के चलूँ ना, तो कम से कम 2 to 3%, इवन इससे ज्यादा 4% मिस्टेक्स आप ग्रामेटिकल कर ही देंगे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत बड़ी अगर हम नहीं मैनेज कर पाते तो छोटी छोटी चीजें तो मैनेज कर ही सकते हैं कि कहाँ पे पूर्ण विराम आ रहा है, कहाँ पर बात बदल रही है तो पैरा चेंज होना है। तो इन चीजों को मैनेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको अपनी शॉर्ट हैंड में फॉलो कीजिए। होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड के लिए हेल्पफुल रहा हो, आइदर यू आर बिगिनर और यू आर एडवांस लर्नर। कोशिश यही की है कि आपको प्रॉपर सही सही चीजें बताऊं। एक वीडियो में सब कुछ नहीं आएगा, सीरीज चलेगी, प्रॉपर आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगी, और मंथली एक तो मैंने डालना ही डालना है आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कोशिश कीजिए, इसको प्रॉपर समझें। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रिक्वेंटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि हम पीडीएफ प्रूफ्स एंड आपकी डिक्टेशंस की वीडियोस अपलोड करते हैं। कोई भी डाउट होता है आप वहां भी मुझसे चेक कर सकते हैं, आप वहां डिस्कस कर सकते हैं, वहां भी मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। बट गाइज, यूट्यूब कमेंट मत भूलिएगा, वहां पर जरूर कीजिएगा। एंड इसी तरह से ऑनेस्टली अपनी शॉर्ट हैंड स्टडीज को फोकस करते रहिएगा। कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टिंग। थैंक यू।